हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। तो हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे बच्चों शुरू किए हुए आपके 11th केमिस्ट्री के लेक्चर्स, सही है, जहां पे हमने एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर शुरू किया हुआ है बच्चों जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सही है। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बच्चों ऑलमोस्ट 7 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। इसके पहले 7 लेक्चर मैंने बनाए हैं बच्चों, जहां पे मैंने सारे एटॉमिक मॉडल चाहे वो थॉमसन के हो, चाहे वो रदरफोर्ड के हो, चाहे वो बोहर्स के हो, वो सारे एटॉमिक मॉडल बच्चों हमने कवर किए हैं। तो लास्ट के वीडियोस को जरूर से जरूर देखना, बहुत मेहनत लगती है बच्चों वीडियोस बनाने में, ठीक है। बहुत मेहनत से हम आप लोग के लिए कंटेंट बनाते हैं, बहुत मेहनत से हम आपको चीजें पढ़ाते हैं, तो जरूर से देखना बच्चों और वीडियो को एक लाइक जरूर से करना बच्चों। आज के इस वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 8 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम कि आखिरकार एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है। देखो एटॉमिक स्पेक्ट्रम तो अगर मैं बात करूं तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल के पहले ही डिस्कवर हो चुके थे, पहले ही बहुत सारे साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे थे, 5 साइंटिस्ट काम कर रहे थे बच्चों इसके ऊपर, ठीक है। तो पहले ही डिस्कस हो चुके थे, पर जब बोहर ने उन एटॉमिक स्पेक्ट्रम को पढ़ा तो अपने कुछ फॉर्मूलाज डिराइव किए, अपने कुछ चीजें डिराइव किया, ठीक है, और उसके हिसाब से उन्होंने अपना एटॉमिक स्पेक्ट्रम बताया, सही है। तो यू कैन से कि हम लोग उन चीजों को बोहर एटॉमिक मॉडल के हिसाब से पढ़ेंगे, सही बात है, ठीक है। सो इस वीडियो को एंड तक देखना बच्चों, मैं ट्राई करूंगा वीडियो ज्यादा बड़ी ना बने, पर आप वीडियो को एंड तक देखना और बहुत मजा आने वाला है। आज के इस वीडियो में अंदर भी हम लोग बहुत सारे अलग अलग एटॉमिक स्पेक्ट्रम की लाइंस को स्टडी करेंगे, कितने यू कैन से डी एक्साइटेशन पॉसिबल है, अगर सेकंड लेवल से फर्स्ट लेवल पे आएगा, अगर थर्ड लेवल से सेकंड लेवल पे आएगा, अगर फोर्थ लेवल पे थर्ड लेवल पे जाएगा, तो कितनी अलग अलग सीरीज बनती है। उन सारी चीजों की डिस्कशन बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना है, समझ में आई बात, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों आज के इस वीडियो को। एक और बात बच्चों, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो बच्चों, मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हो, वहां पर भी अपनी बहुत सारी बातें मुझ तक पहुंचा सकते हो, मुझ तक शेयर कर सकते हो, चलेगा, ठीक है। सो बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे, हर एक चीज डिटेल में ध्यान से देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखो लास्ट वाले लेक्चर में हमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल कवर किया था, ये सारी चीजें बच्चों मैंने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा दिया था, नहीं पढ़ा होगा तो जाके देख लेना, सारे के सारे 6 पोस्टुलेट बच्चों हमने पढ़ा दिए थे। अब बात आती है एटॉमिक स्पेक्ट्रम की, आखिरकार एटॉमिक स्पेक्ट्रम है क्या। सुनो सुनो सुनो, साइंटिस्टों ने क्या देखा बच्चों, साइंटिस्टों ने क्या देखा, उन्होंने सबसे पहले एक कंटेनर लिया, फॉर एग्जांपल मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर मैंने गैस मॉलिक्यूल को भर दिया, ठीक है। मैंने इस कंटेनर के अंदर बच्चों मैंने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर बच्चों मैंने क्या किया, मैंने गैस मॉलिक्यूल को भर दिया, और गैस मॉलिक्यूल को भरने के बाद यहां से बच्चों मैंने लगा दी आग, यहां से मैंने लगा दिया बर्नर, और मैंने इन गैस मॉलिक्यूल को हीट करने लगा। सो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, आई एम हीटिंग द गैसियस एटम। मैं क्या कर रहा हूं, गैस के एटम्स को क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं, ठीक है। ये सब बोहर एटॉमिक मॉडल के पहले ही हो चुका था, पहले ये सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। तो जब हम गैसेस के एटम्स को, गैसेस के मॉलिक्यूल्स को जब हम हीट करेंगे ना, तो उन्होंने क्या देखा बच्चों कि इसके अंदर से, यहां से बच्चों कुछ चीजें एमिट हो रही थी, समझ रहे हो, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट हो रहे हैं, यहां पर बच्चों कुछ वेव्स एमिट हो रहे हैं। आप उसको कह सकते हो, यू कैन कॉल इट एज अ लाइट, समझ रहे हो, आप उसको लाइट बोल सकते हो बच्चों, एटॉमिक रेडिएशन बोल सकते हो, यू कैन कॉल इट एज अ बच्चों रेडिएशन, समझ रहे हो। और हर रेडिएशन का देखो बहुत सारे अलग अलग रेडिएशन निकल रहे थे, और हर रेडिएशन का अपना एक वेवलेंथ था, हर रेडिएशन का अपना बच्चों क्या था, एक वेवलेंथ था, समझ में आई बात। तो हर रेडिएशन अपने अपने वेवलेंथ पे निकल रही थी, और रेडिएशन भी नहीं कहना चाहिए, मैं कह सकता हूं बच्चों कि यहां से निकल रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सी वेव निकल रही थी बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। ये सबसे पहले नोटिस किया गया। फिर एक और चीज इन्होंने देखा कि यार ये जो वेव यहां से निकल रही है ना बच्चों, ये कंटिन्यूअस नहीं निकल रही है, ये जो वेव यहां से निकल रही है बच्चों, ये कंटिन्यूअस नहीं निकल रही है, ये डिस्क्रीट निकल रही है। कैसे निकल रही है बच्चों, कैसे निकल रही है, डिस्क्रीट वेव्स है। मतलब जैसे मान लो कुछ वेव्स निकली, जैसे मान लो बहुत सारे अलग अलग वेवलेंथ होते हैं ना, तो जैसे मान लो यू कैन से 1208 की वेव निकली, ठीक है, तो इसके बाद सीधा 1209 की वेव निकलनी चाहिए, अगर कंटिन्यूअस हो रहा तो नहीं, इसके बाद सीधा मान लो 1010 की निकल दी, समझ लो। मतलब ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं,
इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, इसको सीरियसली मत लो वैसे तो, पर मैं बता रहा हूं कि इसका डिफरेंस बहुत था। तो जो भी वेव्स निकल रही थी वो कंटिन्यूअस नहीं निकल रही थी बच्चों, वो एक डिस्क्रीट वेव निकल रही थी। मतलब कुछ वेव्स एब्जॉर्ब हो जा रही थी और कुछ वेव्स यहां से रिमूव हो रही थी, कुछ वेव्स यहां से एब्जॉर्ब हो जा रही थी और कुछ वेव्स इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चों वहां से क्या हो रही है, बाहर निकल रही थी। क्लियर है? क्लियर है? इसीलिए बच्चों इसे डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। एक सेकंड रुको, इसीलिए बच्चों इसे डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है, या फिर बच्चों इसे ही लाइन स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। यहां लिख दूं ऊपर, इसीलिए बच्चों इसे लाइन स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो लाइन स्पेक्ट्रम मतलब क्या कि कुछ लाइट निकल रही है, कुछ लाइट तो कहना सही नहीं होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है बच्चों, और इसके अंदर से हर प्रकार की लाइट है। मतलब इंफ्रारेड भी है, विजिबल रेंज भी है। विजिबल रेंज कितना होता है? 4000 से शुरू होता है, 4000 से शुरू होता है बच्चों, 4000 वेवलेंथ से शुरू होता है विजिबल रेंज। तो विजिबल रेंज भी था, इंफ्रारेड भी था, अल्ट्रा वायलेट भी था। समझ लो, तो अलग अलग प्रकार की वेव्स निकल रही थी, पर सारी कंटिन्यूअस वेव्स नहीं निकल रही है। हर एटम की अपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रहा था। हर एटम का एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है। आपको पता है स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम पता है ना बच्चों, कि अगर मान लो एक व्हाइट लाइट है, ये तो पता होना चाहिए आप लोग को, इसलिए मैंने बताया नहीं पहले। एक व्हाइट लाइट है बच्चों, उसको मैंने एक प्रिज्म से पास किया। प्रिज्म समझते हो? प्रिज्म, उसको मैंने प्रिज्म से पास किया, तो यहां पर 7 अलग अलग कलर की लाइट निकलती है। अब मैं सारे कलर तो ड्रॉ नहीं करूंगा, पर 7 अलग अलग कलर यहां पर फॉर्म होते हैं। कौन कौन से? रेड, पता है ना आपने, विबग्योर आपने पढ़ा होगा ना, विबग्योर ही लिखते चलो। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। समझ रहे हो? तो ये 7 अलग अलग कलर के वेव्स इसमें से निकलते हैं। इन सबको बोलते हैं बच्चों हम लोग स्पेक्ट्रम। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। तो जब साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया तो यहां से भी कुछ वेव्स निकल रही हैं, यहां से भी बच्चों कुछ स्पेक्ट्रम फॉर्म हो रहा है, पर सारे स्पेक्ट्रम फॉर्म नहीं हो रहे। कभी ऐसा हो रहा है कि खाली रेड कलर ही बाहर निकल रहा है, कभी ऐसा हो रहा है कि ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर बाहर निकल रहा है। समझ रहे हो? सारे स्पेक्ट्रम बच्चों इसमें बाहर नहीं निकल रहे हैं। कुछ स्पेक्ट्रम एब्जॉर्ब हो जाते थे और कुछ स्पेक्ट्रम ही ये क्या करता था बच्चों? रिलीज करता था। समझ में आई बात? ठीक है, तो जब ये चीजें हुई तो बोहर ने क्या अजम्पशन लगाया और बोहर ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया वो देखते हैं। ठीक है, बोहर ने इसको कैसे अजम्पशन लगाया और बोहर ने कैसे इसको एक्सप्लेन किया वो हम लोग देखते हैं। देखो, हम लोग को पता है कि यहां पर बीच में एक न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन इन द सेंस यहां पे बीच में एक न्यूक्लियस है, और इसके बाजू में क्या है बच्चों? शेल्स है। इसके आसपास क्या है बच्चों? शेल्स है। इसके आसपास क्या है बच्चों? शेल्स है। अब मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर, जिसने लास्ट वाले लेक्चर देखा होगा उसको पता होगा बच्चों कितने शेल्स होते हैं? मिनिमम 4, और भी बहुत सारे शेल्स हो सकते हैं, लेकिन हम लोग कितने पढ़ते हैं? 4 शेल को पढ़ते हैं बच्चों। एक है आपका के, ये है मान लो आपका के, ये है आपका एल, ये है आपका एन, एम और एन। सही है, सबकी एनर्जी डिफरेंट होती है, मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, इसकी एनर्जी कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी एनर्जी कितनी होती है बच्चों? -3.5, मतलब 3.4 होता है एक्चुअली में, लिख दूं 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी एनर्जी कितनी होती है? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी एनर्जी कितनी होती है बच्चों? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबकी अलग अलग एनर्जी होती है। ठीक है, सबकी अलग अलग क्या होती है बच्चों? एनर्जी होती है। अब मान लो ये वो गैस का मॉलिक्यूल है, जो गैस का मॉलिक्यूल आपने यहां पे लिया, ये उसका एटम मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, ये जो कोई गैस का मॉलिक्यूल है, इस वाले गैस के मॉलिक्यूल का मैंने क्या किया है बच्चों? ये एक एटम को ड्रॉ किया। अब जब इसको आप नीचे से हीट करोगे, आप क्या कर रहे हो बच्चों? इसको नीचे से हीट कर रहे हो ना, मतलब इसको एनर्जी दे रहे हो। इसको आप क्या दे रहे हो बच्चों? एनर्जी दे रहे हो। और फॉर एग्जाम्पल इसके फर्स्ट वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। तो जैसे ही आपने इसको एनर्जी दिया इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, पता है ना? हीट एनर्जी, तो हीट भी क्या है बच्चों? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। तो हीट जैसे ही आपने दिया ये क्या करेगा? इस एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा। ये क्या करेगा? इस एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, और ये जंप कर जाएगा दूसरे ऑर्बिट लेवल में। मान लो ये के से डायरेक्ट एम में जंप कर गया, तो यहां से क्या हो गया बच्चों? ये जंप कर गया। समझ रहे हो? तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? पहला पॉइंट क्या लिखूंगा? दैट इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब द हीट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब द हीट एनर्जी, रुको यार, एनर्जी एंड गेट एक्साइटेड। ठीक है, गेट एक्साइटेड मतलब वो क्या हो गया बच्चों? एक्साइट हो गया। वो एक्साइट होके
बाहर वाले में आ गया, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में आ गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे कूद गया, इस वाले शेल में कूद गया, K से M में कूद गया, इसकी एनर्जी बढ़ गई। ये अंदर वाले लोअर एनर्जी, बाहर वाले हायर एनर्जी। पता है ना आप लोगों को? ऐसा मत बोलना कि सर ये ज्यादा एनर्जी है तो बड़ा नंबर है, नहीं, ये माइनस में वैल्यू है बच्चों। माइनस में जितनी ज्यादा वैल्यू उतना कम उसका, यू कैन से माइनस में जितना ज्यादा नंबर उतना कम उसकी वैल्यू। जितना ज्यादा नंबर, जैसे मान लो -50 बड़ा है या -2 बड़ा है, अगर आपसे कोई पूछे कि -50 बड़ा है या -2 बड़ा है, तो -2 बड़ा है ना बच्चों, क्योंकि जितना माइनस में आप जीरो के नजदीक जाओगे उतनी बड़ी वैल्यू होती है, ऐसा समझना, ठीक है। तो यहां पे इसकी एनर्जी कम है, फिर इसकी एनर्जी इससे ज्यादा है, फिर इसकी एनर्जी उससे ज्यादा है, फिर इसकी एनर्जी उससे ज्यादा है, क्योंकि देखो माइनस का नंबर कम होते जा रहे हैं, जीरो तक पहुंच रहे ना, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। तो जब ये एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा तो ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या चला जाएगा बच्चों? लोअर एनर्जी लेवल से ये हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा, ठीक है। हायर एनर्जी लेवल में क्या हो जाएगा बच्चों? जंप कर जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एक्साइटेशन। तो बोहर ने हमको बोला कि देखो भाई, अगर आपने हीट किया किसी भी एटम को, किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल को, तो वो क्या करेगा? एनर्जी को एब्सॉर्ब करके वो हायर एनर्जी, हायर एटॉमिक ऑर्बिटल में वो क्या करेगा? जंप कर जाएगा। बहुत अच्छी बात। फिर दूसरा पॉइंट वो क्या कहते हैं? दूसरा पॉइंट वो क्या कहते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में रहना नहीं चाहता, वो हमेशा किस में चाहता है? लोअर एनर्जी स्टेट में चाहता है, तभी वो स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, हर एटम, हर इलेक्ट्रॉन स्टेबल होना चाहता है, हर एटम, हर इलेक्ट्रॉन स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबिलिटी कहां मिलेगी? एक इलेक्ट्रॉन को स्टेबिलिटी कहां मिलेगी बच्चों? लोअर एनर्जी लेवल में। कहां मिलेगी? लोअर एनर्जी लेवल में। कहां मिलेगी बच्चों? लोअर एनर्जी लेवल में। क्लियर है? क्लियर है? दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला कि स्टेबिलिटी जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, वो हायर एनर्जी लेवल में नहीं है। अभी हम लोग को ही देखो बच्चों, अगर मान लो आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा, ठीक है, वो एग्जांपल, मैं सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं कि किसी इंसान के पास बहुत ज्यादा पैसा, जैसे मान लो अंबानी है, ठीक है, अंबानी के पास बहुत पैसा, करोड़ों पैसा, लेकिन उसको टेंशन भी तो उतनी है। वो दिन भर काम करता है, दिन भर भागता रहता है, उसको टेंशन भी तो उतनी है बच्चों। जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा टेंशन। पर जिसके पास बहुत ही कम पैसा, मतलब जो भी एक स्टेबल आदमी है, जो कि मान लो महीने का थोड़ा बहुत कमा रहा है, घर चल जा रहा है, खाने पीने का मस्त है, आराम से घूम वेकेशन वगैरह एंजॉय कर ले रहा है, उसको उतनी टेंशन होगी क्या? अंबानी के लेवल की नहीं। अंबानी को बहुत ज्यादा टेंशन है, पर इस मिडिल क्लास वाले को इतनी टेंशन नहीं है, वो लोअर एनर्जी स्टेट में, पर अंबानी हायर एनर्जी स्टेट में। तो जो हायर एनर्जी स्टेट में बच्चों, वो स्टेबल नहीं होता। ऐसे सिर्फ एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझो, जैसे अंबानी तो बहुत अमीर है, ठीक है, पर एक एग्जांपल के थ्रू आप समझो कि जो मिडिल क्लास वाला बंदा है वो लोअर एनर्जी स्टेट में है और वो स्टेबल है, वो खुश है। लेकिन जो हायर एनर्जी वाले हैं वो खुश नहीं है, उनका कुछ भी होता रहता है, फैमिली डिस्प्यूट हो रहती है, कोई तलाक ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, फालतूगिरी चलती रहती है। पर जो मिडिल क्लास आदमी रहता है वो कभी फालतूगिरी करता है क्या? नहीं, वो छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशियां ढूंढता है और वो आराम से खुश रहता है। समझ रहे हो? मिडिल क्लास फैमिली अगर एक टीवी भी खरीदती है तो बहुत ज्यादा खुश होती है, पर उनके लिए सोचो, उनके लिए तो कोई टीवी की वैल्यू भी नहीं होगी, फिर भी वो खुशी नहीं होंगे ना। समझ रहे हो? तो ऐसा एक एग्जांपल लेके इमेजिन करो कि बच्चों जो हायर एनर्जी लेवल में है, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो स्टेबल नहीं है, पर जो लोअर एनर्जी लेवल में है वो स्टेबल है। जैसे मान लो आप छत पे गए हो, अपने बिल्डिंग के छत पे हो, और तो आपको डर लगेगा कि यार छत से मैं गिर गया, मर गया। लेकिन अगर आप जमीन पे घूम रहे हो तो क्या आपको गिरने का डर लगेगा? नहीं, फिर तो मैं कहां गिरूंगा, कहां, जमीन पे तो। क्लियर है? ठीक है। तो वैसा ही बच्चों यहां पे भी है, स्टेबिलिटी कहां पे आती है? लोअर एनर्जी लेवल पे। तो होता यह है कि जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है ना, तो ये ज्यादा समय के लिए एक्साइटेड नहीं होता है, एक बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ समय के लिए एक्साइटेड होता है। ये बहुत ही छोटे से समय के लिए, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ समय के लिए बच्चों ये क्या होता है? एक्साइटेड होता है। एंड आफ्टर दैट फ्रैक्शन ऑफ टाइम ये बच्चों बैक हो जाता है अपने लोअर एनर्जी लेवल में। मतलब इसका क्या हो जाता है? डी एक्साइटेशन। तो बिकॉज ऑफ दिस स्टेबिलिटी, जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वापस कहां चले जाता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन वापस कहां चला जाता है? हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल। ऐसा शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, हायर एनर्जी लेवल से वो लोअर एनर्जी लेवल में वापस आपका इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में गया ना बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी एक्साइटेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? डी एक्साइटेशन। और जब भी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन करेगा, मतलब आपकी एनर्जी वापस इसमें आएगी, तो यहां पे जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी ना इसके पास, जो इसने लूज करके ये वापस लोअर एनर्जी में गया ना, ये एनर्जी रिलीज हो जाएगी। समझा मैंने क्या बोला? इसने कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब किया, हाई एनर्जी में, हाई एनर्जी लेवल में चला गया,
फिर कुछ समय बाद इसको वापस लोअर एनर्जी में जाना है, तो ये वापस क्या करेगा, कुछ एनर्जी को रिलीज कर देगा, जिसको एब्जॉर्ब किया था उसे क्या कर देगा, एनर्जी को रिलीज कर देगा। और वो फिर जैसे ही उसने एनर्जी को रिलीज किया, ये वापस चला गया बच्चों ग्राउंड स्टेट में चला गया, समझ रहे हो, ये वापस चला गया ग्राउंड स्टेट में। तो जो एनर्जी इसने रिलीज की है, जो एनर्जी बच्चों आपके इलेक्ट्रॉन ने रिलीज की है, वही एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वही एनर्जी बच्चों रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ रहे हो, वही एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रिलीज होती है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो डिस्क्रीट है, मतलब कंटिन्यूस नहीं होता, छोटे छोटे पैकेट में होते, ठीक है, ये कंटिन्यूस नहीं होता ना, ये बच्चों जो एनर्जी का ट्रैवल है ये कंटिन्यूस होता है क्या, नहीं, ये अलग अलग वेवलेंथ पे होता है। तो ये क्यों होता है, ये भी समझाओ बोहर अंकल। तो बोहर अंकल बोलते हैं ठीक है मैं ये भी समझाता हूं। इन्होंने क्या बोला कि देखो, अगर मान लो सबसे पहला एनर्जी लेवल कितना 13.6, अगर मान लो दूसरा शेल 13.5 पे होता, तो वापस एक यू कैन से वेवलेंथ बनता। पर क्या इनमें कोई डिफरेंस है, यस इनमें डिफरेंस है बच्चों, दो एनर्जी लेवल में डिफरेंस होता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस होता है, समझ रहे हो, इसमें दो एनर्जी लेवल में डिफरेंस है। तो बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस जो आपकी इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो कंटिन्यूअस नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस बच्चों आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि अगर इसमें बहुत सारे, अगर मान लो छोटे इसके बाजू में एक और ऑर्बिटल होता है, इसके बाजू में एक और ऑर्बिटल होता, तब वो कंटिन्यूअस हो सकते थे। लेकिन ऑर्बिटल के बीच में गैप है, एनर्जी के बीच में गैप है, इसीलिए जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज हो रही है, वो भी कंटिन्यूअस नहीं है, उसके बीच में भी क्या है बच्चों, गैप है। उसके बीच में बच्चों क्या देखने के लिए मिलता है, गैप देखने के लिए मिलता है। उसके बीच में बच्चों क्या देखने के लिए मिलता है, गैप देखने के लिए मिलता है। समझ में आई बात, क्लियर है। तो ये इमिशन हो रहा है ना, इसके अंदर से बच्चों रेडिएशन का इमिशन हो रहा है, इसीलिए बच्चों इसको इमिशन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। इसीलिए बच्चों इसको जो रेडिएशन एमिट होता है ना, यहां पे लिख दो आगे, इसीलिए बच्चों इसको हम एक और नाम से प्यार से पुकारते हैं, दैट इज इमिशन। इमिशन का स्पेलिंग बताओ यार, इमिशन स्पेक्ट्रम भी, ठीक है। एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, वो अलग है, ठीक है, ये डिस्क्रीट है, ये लाइन स्पेक्ट्रम है, वो एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी होता है, वो अलग है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इतनी चीजों को बच्चों आप प्लीज नोट कर लीजिए। ये आपके बोहर अंकल ने बताया था कि आखिरकार क्यों यहां से एक्साइटेशन होता है और क्यों आपके वेवलेंथ निकलते हैं, और वो डिस्क्रीट होते हैं, वो कंटिन्यूस नहीं होते, वो आपके बोहर अंकल ने हमको समझाया था, ठीक है। समझ में आया, वेरी गुड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, पहले वाले का पहले लो, इसका पहले लो, फटाफट से। ले लिया बच्चों, ले लिया, ओके। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो, वेरी गुड। चलो अब हम चलते हैं बच्चों आगे, वेवलेंथ। हाउ विल यू कैलकुलेट द वेवलेंथ, मतलब आपको अगर एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी होगी बिटवीन टू डिफरेंट, मतलब जैसे मान लो कि आपका जो एक इलेक्ट्रॉन था वो N2 पे था। N2 मतलब क्या है आपको पता है ना, N1 मतलब K, N2 मतलब क्या होगा, L होगा, समझ लो, KLMN पढ़ा है ना आप लोग ने, KLMN पढ़ा है ना। तो जैसे मान लो आपका एक इलेक्ट्रॉन N2 पे था और वो N2 से N1 पे जंप किया, ठीक है। N2 मतलब क्या, L, और इसका मतलब क्या, K, तो ये L से K पे जंप किया, समझ रहे हो, L से K पे जंप किया मतलब क्या है बच्चों, ये L पे था, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे था, पहले ये यहां से यहां आया होगा, फिर उसके बाद डी एक्साइटेशन होगा, मतलब ये यहां से यहां चला गया। हम लोग सिर्फ डी एक्साइटेशन की बात करेंगे, एक्साइटेशन की बात हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ डी एक्साइटेशन की बात करेंगे कि जब आपका इलेक्ट्रॉन यहां से वापस यहां जा रहा है तो क्या एनर्जी रिलीज हुई, कितनी एनर्जी रिलीज हुई, और कितना वेवलेंथ रिलीज हुआ, कितना वेवलेंथ बच्चों रिलीज हुआ। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ठीक है। वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम लोग देखते हैं बच्चों। इसको ऊपर करते हैं, हाँ चलो। अगर मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपका N2 से N1 गया, मतलब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे गया, एक एनर्जी लेवल L से दूसरे एनर्जी लेवल E2 पे गया, इसको आप E2 E1 भी बोल सकते हो। इस एनर्जी लेवल को आप कह सकते हो ये आपका E2 है,
इस एनर्जी लेवल को आप बोल सकते हो E1। तो अगर मुझे इनके बीच का डिफरेंस निकालना है कि डिफरेंस बिटवीन दैट एनर्जी, कितना एनर्जी रिलीज हुआ, तो मैं क्या निकालूंगा बच्चों, मैं निकालूंगा डेल्टा E। व्हाट इज डेल्टा E? डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज डेल्टा E? डेल्टा E इज डिफरेंस बिटवीन किसका, टू डिफरेंट एनर्जी लेवल, टू डिफरेंट एनर्जी लेवल, टू डिफरेंट एनर्जी लेवल। सही बात है, सही बात है। तो डेल्टा E का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, डेल्टा E का फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा E का फॉर्मूला क्या बनेगा, E(n2 माइनस E(n1), E(n2 माइनस E(n1), मतलब ये हायर एनर्जी लेवल को लोअर एनर्जी लेवल से आप माइनस कर दो। E2 क्या है आपका हायर एनर्जी लेवल है, L क्या है बच्चों आपका हायर एनर्जी लेवल है, ये L आपका हायर एज कंपेयर टू के, ये L आपका हायर एज कंपेयर टू के। तो अगर आप इसकी बात करोगे तो इस एनर्जी लेवल को इससे माइनस कर दो, तो जो भी आपको डिफरेंस आएगा दैट डिफरेंस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा E। वो डिफरेंस किसका वैल्यू होगा बच्चों, डेल्टा E का वैल्यू होगा, एंड डेल्टा E विल बी द डिफरेंस बिटवीन द टू डिफरेंट एनर्जी लेवल। समझ में आई बात, वो किसका वैल्यू होगा, आपके टू डिफरेंट एनर्जी लेवल का वैल्यू होगा। समझ में आ गई बात, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या बच्चों, ठीक है। अब याद करो, मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था लास्ट वाले लेक्चर में, गर्मी हो रही है, ठीक है। लास्ट वाले लेक्चर में बच्चों मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, एक सेकंड, ये क्या चिपक गया, एनर्जी फाइंड करने का, एनर्जी फाइंड करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, -13.6 मल्टीप्लाइड बाय Z² n²। सही बात है, सही बात है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पे फॉर्मूला लगाओ, यहां पे फॉर्मूला लगाओ, -13.6, इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह -13.6 इंटू आता है कि माइनस आता है, नहीं हाँ इंटू आता है, Z² डिवाइड बाय n²। अब ये n की जगह मैं n2² लिखूंगा क्योंकि ये n2 की बात हो रही है, फिर माइनस, बीच में माइनस आ रहा है, ये माइनस, और इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, -13.6 मल्टीप्लाइड बाय Z² डिवाइड बाय n1², ठीक है, Z² डिवाइड बाय n1²। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करो, -13, अच्छा ये देखो, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो ना, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट करूं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस माइनस में प्लस कर रहा हूं, ठीक है, ये माइनस माइनस में क्या कर रहा हूं, प्लस कर रहा हूं। तो इसके बीच में कौन सा सिंबल आ जाएगा बच्चों, प्लस का सिंबल आ जाएगा। कैसे आया, समझ में आ गया, इन दोनों के बीच में प्लस का सिंबल क्यों आया, क्योंकि ऑलरेडी इक्वेशन में माइनस था और इसका भी माइनस था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सही बात है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। यहां से मैंने 13.6 कॉमन निकाल लिया, और क्या निकल सकता है कॉमन, Z² कॉमन निकल सकता है, Z² और 13.6 क्या निकल सकता है बच्चों, कॉमन निकल सकता है। तो 13.6 और यहाँ पे क्या आ गया, Z², ठीक है, 13.6 और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, Z²। इसको मैंने क्या निकाल लिया बच्चों, कॉमन निकाल लिया, इसको मैंने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे बचेगा क्या, इसको यहाँ लिख दो, तो 1 माइनस n1² माइनस 1/n2², दिस विल द फॉर्मूला। समझ रहे हो, इसको मैं यहां रख दो, इसको यहां रख दो, तो n1 वाला पहले लिख दो, ये माइनस इधर आ गया, और ये n2 वाला, ये वाला n2 वाला इधर लिख दो। देखो n2 के सामने माइनस है तो n2 के सामने माइनस लगा है, n1 के आगे प्लस है तो n1 के आगे प्लस है, n1 के आगे प्लस मतलब कुछ नहीं, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला बनेगा बच्चों डेल्टा E का। अब इस फॉर्मूले को थोड़े समय के लिए याद रखो, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा नीचे लिखते रुको, इस फॉर्मूले को बच्चों थोड़े से समय के लिए याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे भाई, क्योंकि इससे अभी कुछ बनेगा, कुछ खतरनाक होने वाला है, ठीक है, इससे अभी कुछ खतरनाक होने वाला है। ये चीज एक बार ध्यान में रखो कि आप अपना एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे, ये आपका फॉर्मूला लगाओगे आप एनर्जी का, ठीक है, ये आप फॉर्मूला लगाओगे एनर्जी का। अब हम लोग सोचते हैं, अब हम लोग समझते हैं कि बच्चों वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट किया जाए, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट किया जाए, ठीक है। वेवलेंथ का एक फॉर्मूला है, बताता हूं, ये नोट किया, ये नोट किया, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। वेवलेंथ कैसे फाइंड करोगे भाई, वेवलेंथ कैसे फाइंड करोगे, देखो एक फॉर्मूला है थर्मोडायनेमिक्स का, मतलब इसका ही, कि जो आपका डेल्टा E है यानी चेंज इन एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय C मतलब लाइट एनर्जी, स्पीड ऑफ एनर्जी, स्पीड ऑफ लाइट इन द सेंस स्पीड ऑफ लाइट, डिवाइड बाय लैम्बडा, डिवाइड बाय लैम्बडा, एंड दिस वेवलेंथ इज नथिंग बट लैम्बडा। समझ रहे हो, दिस वेवलेंथ इज नथिंग बट
लैम्बडा। समझ में आई बात? तो ये आपको एक इक्वेशन मिल गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप देखोगे, अब अगर आप ध्यान से देखो तो डेल्टा ई के बराबर ये भी है और डेल्टा ई के बराबर ये भी है। इसका इक्वेशन नंबर 1 दे देते। तो डेल्टा ई के बराबर ये भी है और डेल्टा ई के बराबर ये भी है। तो मतलब इक्वेशन 1 और 2 का अगर मैं कंपेयर करूं तो ये वाला बराबर हो जाएगा उस वैल्यू के। लिख दो एच सी डिवाइड बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर। ठीक है, 13.6 जेड स्क्वायर, यहां पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। सही है, 1 अपॉन n1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ये बहुत बड़ा बड़ा लिखता है यार, मैं पेजेस की कमी हो जाती है, थोड़ा छोटा करने दो। इधर आ जाओ भाई, तू इधर आ जाओ। ठीक है, इतना समझ में आया? मेरे को बताओ बच्चों, इतना समझ में आया? यहां तक मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए, यहां तक मुझे नहीं लगता बच्चों कोई भी डाउट होना चाहिए। अब क्या करोगे, आपको लैम्बडा चाहिए, आप क्या करो, इस वाली वैल्यू को यहां भेज दो, इस वाली वैल्यू को यहां भेज दो। तो ये वाली वैल्यू यहां चली जाएगी, कितना हो जाएगा, ये यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एच सी। ये वाली वैल्यू देखो, ये एच सी इधर चला गया, बाकी सब कुछ सेम, मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। दिस विल बी योर वन ऑफ द फॉर्मूला। ये बच्चों आपका एक वन ऑफ द फॉर्मूला बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इससे भी आप सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें आपको दी नहीं जा सकती। जैसे मान लो, अब आप देखो कि ये सारी चीजें कांस्टेंट है। देखो z का वैल्यू चेंज हो सकता है क्योंकि एटॉमिक, z का वैल्यू क्या है, एटॉमिक नंबर। अगर गैसियस चेंज होगा तो z का नंबर भी चेंज हो जाएगा। तो z आपका कांस्टेंट नहीं है, पर 13.6 कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है। c क्या है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट ना। h कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, 13.6 बच्चों क्या है, कांस्टेंट है। ये सारी चीजें बच्चों क्या है, कांस्टेंट। तो इन कांस्टेंट के जगह पर बच्चों, यार ये मेरा, रुको, इस कांस्टेंट के जगह पर आप एक वर्ड लगा सकते हो। इस कांस्टेंट के जगह पर बच्चों आप एक वर्ड लगा सकते हो, दैट इज 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू आर। ठीक है, इस पूरे वैल्यू के जगह, कौन सा, ये वाला वैल्यू, ये वाला, इतना इतना इतना, इस पूरे वैल्यू की जगह बच्चों आप क्या लिख दो, आर लिख दो। सो आर जेड स्क्वायर। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है, आर जेड स्क्वायर बच्चों 1 अपॉन n1 स्क्वायर एंड 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। जहां पे ये आर क्या है, दिस आर इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, ये आर क्या है बच्चों, आपका रेडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखो मेरे को भी याद नहीं है क्योंकि इसको याद करने की जरूरत नहीं, मैं बताता हूं आप लोगों को। 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, क्या वैल्यू है बच्चों, 1.09 × 10⁻7। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली में, क्यों बताएं, देखो ये इसका अपोजिट है, लैम्बडा का ये अपोजिट है, 1 अपॉन लैम्बडा है। अगर मान लो इस पूरे इक्वेशन को मैं उल्टा करूं, जब आप मान लो आपको वैल्यू मिल जाएगा, सब आप सॉल्व कर लोगे, सब कुछ मान लो, ये इसको हटा दो, इसका साइड कर दो, पर आपको जब वैल्यू मिल जाएगा तो आप r की जगह 1 अपॉन आर डाल दो, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू लैम्बडा हो जाएगा। सही बात है, लैम्बडा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर हो जाएगा और जो आपकी वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। तो 1 अपॉन लैम्बडा, 1 अपॉन आर की वैल्यू है हमारे पास, इसको भी आपको याद नहीं करना, मतलब ये वाली वैल्यू को आपको याद नहीं करना है बच्चों, पर 1 अपॉन आर की अपने पास वैल्यू है, क्या है 911 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1 अपॉन आर की वैल्यू क्या है, 911 एंगस्ट्रॉम। तो ये भी आप डाल सकते हो, ये कैलकुलेशन में ज्यादा आसान है। तो जब भी आपका वैल्यू सॉल्व हो जाए, लैम्बडा को ऊपर कर देना, ये 1 अपॉन आर नीचे आ जाएगा और 1 अपॉन आर की जगह क्या डाल देना, 911 एंगस्ट्रॉम। इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मिल जाएगा लैम्बडा का वैल्यू। इससे आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, लैम्बडा का वैल्यू मिल जाएगा। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? तो अगर आपको कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाएगी वो भी समझ में आ गया। अगर वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो भी समझ में आ गया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अब एक लास्ट छोटी सी बच्चों एक सीरीज है, जैसे लाइमर सीरीज है, बाल्मर सीरीज है, कुछ सीरीज के नाम है वो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद ये आपका जो लेक्चर है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। देखो मेरे पास डायग्राम है,
तो मैं भी डायग्राम थोड़ा देख कर ही बनाऊंगा क्योंकि मेरे को भी इतना याद नहीं है। हो गया ये डन है, डन है बच्चों, वेरी गुड। देखो नोट करो 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 नोट करो, नोट किया, वेरी गुड। चल चल, एक ग्राफ है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग बनाते हैं बच्चों एनर्जी लेवल इंक्रीजिंग पे। से मान लो ऐसे आपका एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रहा है, क्या लिखे, एनर्जी लेवल इंक्रीज, तो मतलब एनर्जी लेवल बढ़ रही है, ठीक है। तो सबसे नीचे कौन सा होगा, के शेल की सबसे कम एनर्जी लेवल, फिर एल, फिर एम, फिर एन, एन की सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल, उसके ऊपर भी हो सकता है। तो एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2, समझ रहे हो ना। तो यहां पे मैं एनर्जी लेवल बना रहा हूं, यहां पे मैं क्या बना रहा हूं, एनर्जी लेवल। तो मान लो ये आपका पहला एनर्जी लेवल, ठीक है, और इनके बीच में डिफरेंस भी कम होते जाता है। मैंने आपको बताया बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो जब एनर्जी लेवल चेंज होता है ना, तो एनर्जी का लेवल डिफरेंस कम होता है। देखो 13.6 और 3.4 इनके बीच में डिफरेंस है, कितना डिफरेंस होगा बच्चों, ऑलमोस्ट 10.2 का डिफरेंस होगा, हाँ 10.2 का डिफरेंस होगा। फिर 3.4 और 1.5, अभी सिर्फ 2 का डिफरेंस है, पहले 10 का डिफरेंस था, अभी सिर्फ 2 का डिफरेंस है। फिर 1.5 और 0.8, अब देखो 0 पॉइंट में डिफरेंस आ गया, मतलब डिफरेंस धीरे धीरे कम होता है। एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है। एनर्जी का डिफरेंस बच्चों क्या होता है, धीरे धीरे कम होते जाता है। इसीलिए पहला एनर्जी यहां, दूसरी एनर्जी का मान लो इतना डिफरेंस है, थोड़ा ज्यादा डिफरेंस है, मतलब पहला बहुत ज्यादा है। ये n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 1 मतलब आपका के शेल होगा। ये मैं बार बार नहीं लिखने वाला, एनर्जी वैल्यू भी नहीं लिखने वाला, ठीक है। फिर इसके बीच में थोड़ा सा कम डिफरेंस, अगर इसके कंपैरिजन में करो तो यहां ज्यादा डिफरेंस है या कम डिफरेंस, फिर थोड़ा सा और कम डिफरेंस, फिर थोड़ा सा और कम डिफरेंस, समझ रहे हो। ऐसे धीरे धीरे बच्चों करके यहाँ पे बहुत सारे एनर्जी लेवल हम लोग ड्रॉ करते हैं। ऐसे बहुत सारे एनर्जी लेवल बच्चों हम लोग, बहुत सारे एनर्जी लेवल हम लोग, ठीक है। बाद में एनर्जी लेवल कांस्टेंट हो जाता है, थोड़े टाइम बाद बढ़ना बंद कर देता है, ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो। और ऐसे करते करते इन्फिनिटी, ऐसे करते 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 एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, समझ रहे हो। तो ये अलग अलग एनर्जी लेवल है बच्चों। यहाँ मान लो n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है, ये n इज इक्वल टू 4 है, ये n इज इक्वल टू 5 है, ये n इज इक्वल टू 6 है, ये n इज इक्वल टू 7 है। ऐसे करते करते हम लोग इन्फिनिटी एनर्जी लेवल तक जाते हैं। समझ में आई बात, समझ में आई बात, बताओ समझ में आई बात। अच्छा सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। सुनो, अगर मान लो एनर्जी लेवल N2 से, अगर मान लो एनर्जी, देखो हम लोग सिर्फ डी एक्साइटेशन की बात करते हैं, हम लोग हमेशा किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, कहां लिखूं बताओ, यहां जगह नहीं, यहां लिख दूं। हम लोग बच्चों सिर्फ और सिर्फ डी एक्साइटेशन की बात करेंगे, मतलब एनर्जी ऊपर से कम, मतलब हाइयर लेवल से लोअर लेवल, हमेशा इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो रहा है ना, तो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ हम लोग जा रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो मान लो N2 से N1 पे आया, हो सकता है, मान लो N3 से N1 पे आया, मान लो N4 से N1 पे आया, N5 से N1 पे आया, ऐसे करते करते मान लो बच्चों इन्फिनिटी से आपका N1 पे आया, समझ रहे हो। तो ये जो एनर्जी लेवल ड्रॉप होता है, ये जो एनर्जी लेवल ड्रॉप होता है, जहां पे आपके किसी भी N1 लेवल से कहां पे आ रहा है बच्चों, ये आपके N1 लेवल पे आ रहा है, N1 लेवल पे आ रहा है। इस सीरीज को, इतना जो सीरीज होता है ना बच्चों, इस सीरीज को हम लोग कहते हैं लाइमन सीरीज। ये वाली जो सीरीज है ना बच्चों, ये वाली इतनी जो सीरीज है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लाइमन सीरीज। इसमें n इज इक्वल टू 1 तक आता है, n इज इक्वल टू 1 तक आता है बच्चों। और जो डिफरेंस है, मतलब आपके इसका यू कैन से वेवलेंथ का डिफरेंस है, वो कितने से कितना होता है, 911 एंगस्ट्रॉम से लेके 3600, 911 एंगस्ट्रॉम से लेके 911 से लेके बच्चों 3600 एंगस्ट्रॉम। और 3600 किसका होगा, इसका। जितना जितना आप ऊपर जाओगे ना, उतना उतना वेवलेंथ कम होता है, जितना जितना आप एनर्जी लेवल ऊपर जाओगे उतना वेवलेंथ कम होता है। क्यों, अभी आपको एक फॉर्मूला सिखाया मैंने, E इज इक्वल टू एच न्यू डिवाइड बाय लैम्बडा। तो जो आपका एनर्जी है वो अपोजिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों लैम्बडा के। आपका जो एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लैम्बडा के। तो जितना आपकी एनर्जी बढ़ेगी लैम्बडा उतना कम होगा, जितनी आपकी एनर्जी बढ़ेगी उतना लैम्बडा क्या होगा,
कम होगा। तो ये जो 2 से 1 पे आ रहा है ना, ये सबसे कम एनर्जी वाला है, तो इसका लैम्बडा सबसे ज्यादा होगा 3600। फिर जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लैम्बडा आपका कम होता जाएगा, और आपका इन्फिनिटी पे 911 एंगस्ट्रॉम तक होगा। समझ रहे हो? अब देखो ये हमको जो दिखना शुरू होता है, विजिबल रेंज, विजिबल जो आके जो वेवलेंथ हम देख पाते हैं, वो कहां से शुरू होती है? 4000 से शुरू होती है। तो मतलब ये 4000 से कम है, ये 4000 से बच्चों कम है ना, ये 3600 है ना, ये क्या है बच्चों आपकी 3600 ना। तो ये कौन सा रीजन होता है? इसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रीजन, अल्ट्रा वायलेट रीजन। समझ रहे हो? और अल्ट्रा वायलेट रीजन कौन सी सीरीज होती है बच्चों? लाइमन सीरीज। अल्ट्रा वायलेट रीजन कौन सी सीरीज होती है बच्चों? लाइमन सीरीज। समझ में आ गया? आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई। दूसरी सीरीज कहां से शुरू होती है बच्चों? दूसरी सीरीज हम लोग N2 की बात करते हैं कि अगर देखो जैसे यहाँ पे N1 पे आ रहा था ना, कोई भी चीज डी एक्साइटेड होकर N1 पे आ रहा था, मतलब लो, सबसे लोएस्ट वाले पे। अगर मान लो N2 पे आए तो जैसे मान लो N3 से N2 पे, N4 से N2 पे, N5 से N2 पे, N6 से N2 पे, ऐसे करके इन्फिनिटी से बच्चों कहां पे आए? वो N2 पे आए। कहां से आए बच्चों? वो N2 पे आए। समझ रहे हो? N2 ये पूरा का पूरा क्या है? मतलब आपका N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। मतलब यहाँ पे आप इसकी जगह हाँ, इसकी जगह आप क्या पुट करोगे बच्चों? 2 पुट करोगे। समझ रहे हो? ये N1 है ना, हायर से लोअर ना, हायर से लोअर ना, तो ये आपका कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन वो किसके ऊपर आ रहा है? कहां से कहां आ रहा है बच्चों? लास्ट में किसके ऊपर आ रहा है? वो 2 पे आ रहा है। तो N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 2 हो जाएगी। N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? यहाँ पे 2 हो जाएगी। वैसे यहाँ पे N1 की वैल्यू क्या है? 1 है। यहाँ पे N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। वो फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, ठीक है। इस सीरीज का जो रेंज होता है ना, रेंज वो कितना होता है? 3644 से लेकर 6552 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। 6344 से लेकर 255 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों बाल्मर सीरीज। ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाल्मर सीरीज। समझो, ये 3-4 सीरीज ही इंपॉर्टेंट है, बाकी वो पी फंड इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, पर ये आपकी क्या कहलाती है बच्चों? बाल्मर सीरीज। और ये देखो ये किस रेंज में पड़ती है? विजिबल रेंज में। हम 400 से 700 देख सकते हैं ना, तो ये आपकी कौन सी रेंज है बच्चों? विजिबल रेंज। ये वाली रेंज कौन सी है? ये वाली, दिस इज द विजिबल रेंज, ठीक है। ये कौन सी रेंज है बच्चों? आपकी विजिबल रेंज। क्लियर है? अगला कौन सा है? पास्चन है। पास्चन ही आता है अगला, मतलब पास्चन में 3 पे आता है। मतलब कोई भी चीज जैसे 4 से 3 पे चला गया, 5 से 3 पे चला गया, 6 से 3 पे चला गया, समझ लो, तो ये आपकी सीरीज कौन सी होती है? पास्चन सीरीज होती है। इसका फ्रीक्वेंसी देख लेना आप लोग कितना होता है। यहाँ पे N1 का वैल्यू क्या होगा? 3। N1 का वैल्यू क्या हो रहा है? 3। मतलब जो आपका फाइनल हो रहा है, मतलब जिसपे आ रहे हैं, लोएस्ट वाला कौन सा है? 3 है ना, N = 3 है। तो यहाँ पे आप 3 पुट करोगे फॉर्मूले में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज। अब ये कहां जा रही है बच्चों? विजिबल के बाहर जा रही है। ऑब्वियसली बात है बच्चों, ये विजिबल के बाहर जा रही है ना, तो इसको इंफ्रारेड बोलते हैं। ये अल्ट्रावायलेट है, और ये वाली जो सीरीज होती है, मतलब ये देखो, ये लास्ट से यहाँ पे आएगी, मतलब इन्फिनिटी से भी आएगी ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंफ्रारेड सीरीज, ठीक है। ये कौन सी होगी? इंफ्रारेड। इसी तरीके से 4 पे भी आएगी, यहां से 4 पे, यहां से ऐसे इन्फिनिटी से 4 पे, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा आपका? n का वैल्यू क्या होगा? N1 का वैल्यू क्या होगा? 4, ठीक है। N1 का वैल्यू क्या होगा? 4। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रैकेट सीरीज। सही बात है। और इसके आगे आप नहीं स्टडी करोगे इंफ्रारेड, ठीक है। ये आपका कुछ भी हो सकता है, मतलब इंफ्रारेड नहीं होगा, बहुत आगे चले जाते हैं। फिर उसके बाद सिमिलरली 5 पे आ जाएगी यहाँ पे, मतलब 6, जैसे मान लो 6 से 5 पे, फिर 7 से 5 पे, फिर 8 से 5 पे, ऐसे करके इन्फिनिटी से 5 पे आ जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं पी फंड सीरीज। ये मेरे को याद है, पी फंड सीरीज। सही बात है, ये आपकी पी फंड सीरीज। इसी तरीके से 6 पे आएगी, मान लो ये वाला 6 है ना, तो 7 से 6 पे, 8 से 6 पे, 9 से 6 पे, इसी तरीके से 10, मतलब इन्फिनिटी से 6 पे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ये आपकी लास्ट है हम फेरी सीरीज। ये कौन सी सीरीज है आपकी? सीरीज। समझ रहे हो? ऐसे बहुत सारे अलग अलग सीरीज है बच्चों, ऐसे बहुत सारे बच्चों क्या है आपके? अलग अलग सीरीज है, जहां पे आप लोग आपका N1 का वैल्यू चेंज करोगे। N1 का वैल्यू आपके लाइमन में क्या होगा? 1, बार्मर में क्या होगा? 2, पास्चन में क्या होगा? 3। और इसके ऊपर ही क्वेश्चन बनता है, अगर बना भी ना क्वेश्चन, जैसे आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसे आ जाएगा
कि मान लो एक हाइड्रोजन एटम है, क्वेश्चन कैसे आएगा कि एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, मान लो कि एक हाइड्रोजन एटम है और उसका हुआ डी एक्साइटेशन, ठीक है, उसका क्या हुआ, डी एक्साइटेशन हुआ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, उसका हुआ डी एक्साइटेशन फ्रॉम N3 टू N2, ठीक है, N3 टू N2। तो बताओ इसका डेल्टा E बताओ और इसका लैम्बडा का वैल्यू बताओ। तो जो मैंने आपको वैल्यू दिया है, जो मैंने आपको सिखाया है बच्चों, आपका इक्वेशन, उसमें आप पुट करके डाल सकते हो। और मैंने आपको बताया है 1/r की वैल्यू मैंने आपको बताई 911 एंगस्ट्रॉम। तो ये वाली वैल्यू याद करो, यहां से आप लैम्बडा भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। सो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों एक बार और इसे अच्छे से बुक में ड्रॉ करने की कोशिश करना। देखो मैंने इतने अच्छे से ड्रॉ नहीं किया, मुझे पता है मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं है, पर फिर भी आप बच्चों इसे अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करना और ध्यान से, अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप जरूर से इसे करना। और हम लोग न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन मतलब, हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो में जितनी भी चीजें मैंने आपको सिखाई हैं, समझाई हैं, बताई हैं, वो चीजें आपके दिमाग में घुसी होंगी, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। बच्चों में मिलता हूं आपसे ऐसे और वीडियो में जहां पे हम लोग बहुत सारी बातें और भी करने वाले हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा एंड कीप स्टडी। बाय बाय।